बमलाई दाई और समलाई दाई ने जब भीमान पेड़ पहुंचा और भीमान पेड़ को जब देखी तो भीमान पेड़ इतना सुंदर था कि दोनों बहनें देख करके और भीमान पेड़ पर आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। अब बड़ी बहन जो है बमलाई दाई को मन ही मन में बड़ी प्रसन्न भई, बड़ी खुश भई, क्योंकि बड़ी बहन को ये मालूम था बमलाई को कि पिताजी ने ये भीमान पेड़ को मेरे लिए लाया है और ये बहुत सुंदर है, इसलिए बमलाई दाई बड़ी खुश भई। अब जो छोटी बहन है समलाई वो मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बोले मेरी बड़ी जीजी के लिए बोले बढ़िया सुंदर दूल्हा लाया है दामाद, बोले इसका विवाह तो मेरे साथ होना था क्योंकि ये भीमान पेड़ मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये मन ही मन में छोटी बहन सोचने लगी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन दोनों बहनें आपस में बैठी हुई थी, दोनों चर्चा कर रही थी। उसी समय छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी, बड़ी दीदी पिताजी ने जो दामाद तुम्हारे लिए लाया है बोले उससे तुम विवाह मत करवाना। बोले क्यों? बोले वो लड़का बोले वो भीमान बोले मुझे बहुत पसंद है बोले, इसलिए तुम कैंसल करवा दो विवाह और जिससे कि मेरा विवाह मैं उससे करवा दूंगी। मेरे भाई बड़ी बहन का दिमाग खराब हो गया, कहने लगी पिताजी ने मेरे लिए लाया है बोले तेरे लिए नहीं लाया है बोले। अब दो बार ऐसा मत बोलना बोले भीमान पेड़ से विवाह करने के लिए बोले, नहीं तो बोले लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। छोटी बहन ने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में दोनों बहनों के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे से बोलना चालना बंद कर दिया। छोटी बहन कह रही है कि भीमान पेड़ से मैं विवाह करवाऊंगी, बड़ी बहन कह रही है कि मैं कराऊंगी। ये विवाह के चक्कर में दोनों बहनों के बीच में बोलना बंद हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में गांव के लोगों को ये बात पता चल गया कि बोले राजा ने बोले जो लड़का लाया है उस लड़के से विवाह करने के लिए दोनों बहनें बोले आपस में झगड़ा कर रही हैं। कुछ लोग कहने लगे राजा को बता दो ये खबर, नहीं तो गलत ना हो जाए, राजा ने लाया है बड़ी लड़की के लिए, नहीं तो पता चला कि छोटी लड़की के साथ कहीं घर से भाग न जाए बोले, इसलिए ये बात बोले राजा को बता दो। एक दिन गांव के लोगों ने राजा के पास जाके राजा से बात बता दिया। बोले महाराज तुमने जो लड़का लाए हैं बोले उसका विवाह जल्दी करो, कौन सी लड़की से करना है? अरे बोले 1-2 साल के बाद में करूंगा ना विवाह बोले। बोले क्यों? 1-2 साल बोले देख तो लूं लड़का कैसा है। तो हमारे में जब कोई लमसैना लाते थे तो 1-2 साल के बाद में विवाह करते थे। 1-2 साल देखते थे उसको कि काम कैसा कर रहा है, दारू तो नहीं पी रहा है, गांजा तो नहीं पी रहा, जुआ सट्टा तो नहीं खेल रहा, ये सारी चीज देखते थे। 1-2 साल के बाद में विवाह होता था। तो राजा कहने लगा 1-2 साल के बाद में करूंगा। गांव के सियान लोग कहने लगे बोले महाराज जल्दी कर दो क्योंकि धोखा हो सकता है। बोले क्यों? अरे बोले महाराज तुमको पता नहीं है, तुम्हारी दोनों लड़की बोले भीमान पेड़ से विवाह के लिए झगड़ा कर रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रही है बोले वो। ऐसा ना हो तुमने लाए हो बड़ी लड़की के लिए, नहीं तो पता चला कि छोटी लड़की के साथ घर से बाहर ना भाग जाए बोले, ऐसा हो जाता है कभी कभी। राजा ने जैसे ये बात सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में हो सकता है, इसलिए इनका विवाह जल्दी कर देना चाहिए। लेकिन बोले किससे करूंगा? बड़ी बेटी से करूंगा छोटी बेटी से करूंगा, क्योंकि विवाह करवाना तो दोनों चाह रही है। अब राजा ये फैसला नहीं कर पा रहा था बड़ी बेटी से करूंगा छोटी बेटी से करूंगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। राजा दिनों दिन चिंता में डूबते गया।
खाना भी कम खाने लगा, धीरे धीरे दुबला पतला होने लगा। भीमालपेन ने देखा कि पहले मेरे जो मामा जी हैं ससुर जी, वो मोटे ताजे थे, हष्ट पुष्ट थे और अच्छे से खाना खाते थे, और ये कुछ दिनों से जो धीरे धीरे खाना कम खा रहे हैं और दिनों दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या होगा? चलो बोले आज मामा जी से पूछना चाहिए। एक दिन राजा के पास पहुंचे भीमाल और अपने मामा से कहने लगे, मामा जी पहले तुम हष्ट पुष्ट मोटे ताजे थे, खाना अच्छे खाते थे, और अब धीरे धीरे खाना भी कम खा रहे हो और दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो और रात दिन चिंता में डूबे रहते हो। बोले इसका कारण क्या है? राजा कहने लगा, बोले भीमाल मैंने तुमको बोले मेरी बड़ी बेटी बम्बई के लिए लाया था, इसके लिए बमलाई के लिए, लेकिन तुमसे विवाह करने के लिए छोटी लड़की भी चाह रही है और मेरी दोनों बेटियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा तुमसे विवाह करवाने के लिए। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा भीमाल कि तुम्हारा विवाह में बड़ी बेटी से करूंगा छोटी बेटी से करूं, ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रात दिन चिंता में डूबा रहता हूं। भीमालपेन कहने लगा, मामा जी इतनी सी बात है, बोले पहले क्यों नहीं बता दिए? बोले इसका फैसला पहले कर देता। बोले भीमालपेन अभी भी कोई बात नहीं है, आज कर दो ना बोले फैसला। बोले अभी तो नहीं हो पाएगा। बोले कब होगा? बोले रात को होगा। तो वो रात को कैसे होगा? बोले रात को हम 8-9 बजे खाना खा के और हम गांव से बाहर तीनों घूमने जाएंगे, एकांत जगह में तीनों बैठ करके फिर हम लोग इसका फैसला कर लेंगे। बोले ठीक है। तो बोले भीमालपेन आज ही कर लेगा? लेकिन बोले हाँ मामा जी चिंता मत करो, आज ही फैसला कर दूंगा। बोले ठीक है। अब जैसे ही शाम हुआ तो भीमालपेन और दोनों बहनों ने खाना खाई और तीनों गांव से बाहर निकल गए घूमने के लिए। दोनों बहनों को पता था कि आज हमारा फैसला होगा, क्लियर हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी, विवाह किससे होना है। दोनों बहनें मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हो रही थी, खुश हो रही थी। अब ये तीनों जब बाहर गए, एकांत जगह देखे, तीनों लोग वहां बैठ गए। तीनों बैठे तो भीमालपेन कहने लगा, हाँ बोले बताओ। आप बोले तो दोनों बहनें कहने लगी, बोले भीमालपेन ये बताओ तुम विवाह किससे करोगे? बड़ी बहन कहने लगी, बोले ये बताओ तुम, बोले पिताजी ने तुम्हारे घर से बोले तुमको किसके लिए बोल के लाया है? भीमालपेन कहने लगा, मुझे तो बोले बड़ी बेटी करके बोल के लाए हैं। बोले छोटी बहन ने बोल दिया, बोले ठीक है लाए जरूर है, लेकिन तुम बोले मुझसे विवाह करवाओगे? उससे मना कर दो। बोले मेरे भाई दोनों बहनें वहीं झगड़ा करने लगी विवाह के लिए। भीमालपेन कहने लगा, मैं दोनों से नहीं करता। बोले तुम लड़ाई मत करो, झगड़ा। बोले क्यों नहीं करते? बोले मैं जब स्कूल जाता था गोकुल पढ़ने, बोले मैंने महारू के गुरु जी से के सामने बोले संकल्प कर लिया हूँ जीवन कुंवारा रहूंगा करके, बोले इसलिए मैं विवाह किसी से नहीं करवाता। बोले तो बड़ी बहन कहने लगी, जब विवाह नहीं करवाते बोले संकल्प कर लिए, फिर आए क्यों? बोले यहाँ वहीं से आना ही नहीं था। बोले यहाँ फिर आए क्यों? बोले तो आए हो, बोले तो विवाह तो करवाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मैं विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ। बोले लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले वो शर्त अगर तुमको मंजूर है मैं विवाह कर लूंगा। बोले कोई सी शर्त है बताओ? बोले 3 पहर होते हैं ना, 3 पहर में बोले एक पहर खाली हूँ। बोले मैं तो एक पहर में संकल्प में नहीं बंधा हूँ। तो बोले 3 पहर कौन से होते? हम नहीं जानते पहरे हर में। आप जानते हो ना पहर? माता सखियां जानती है पहर? 3 पहर होते हैं। पहला जो पहर होता है वो सुबह मुर्गा बोले से लेकर के दिन के 12 बजे तक का जो बीच का समय होता है वो पहला पहर होता है। दूसरा पहर प्रारंभ होता है दिन के 12 बजे से लेके शाम के खाना खाने तक, मतलब 8-9 बजे रात्रि तक, ये दूसरा पहर। और तीसरा पहर चालू होता है
शाम को खाना खाने से लेके सुबह के मुर्गा बोले तक, मतलब 8-9 बजे रात्रि से लेके सुबह के मुर्गा बोले, ये तीसरा पहर। तो बोले ये 3 पहरों में बोले मैं तीसरा पहर खाली हूँ बोले विवाह करवाने के लिए। तो बोले ठीक है, अभी तो तीसरा ही पहर चल रहा है ना बोले, और तीसरा ही पहर में लोग घूमने रहते। तो बोले अभी कर लो विवाह। बोले पहले मेरी शर्त तो सुनो। बोले कौन सी शर्त है बताओ बोले। तो बोले वही तो बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं अपने माता पिता के दर्शन करने जाऊंगा, यहां से माता पिता का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लूंगा। माता पिता के दर्शन के बाद फिर मैं अपने गुरु जी के पास जाऊंगा, गुरु के दर्शन करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। गुरु के दर्शन करके फिर मैं हमारा बोले बूढ़ा देव का स्थान जाऊंगा, बोले बूढ़ा देव का दर्शन कर ले, उनसे आशीर्वाद लूंगा। जब तीनों के आशीर्वाद ले लूं मैं, उन तीनों के दर्शन कर लूं, तो तुम क्या करना, तुम मेरे पीछे पीछे आना और जल्दी से तुम दोनों में से जो भी लड़की बोले सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगी, उसी से मेरा जो है पक्का रहेगा, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो। तो तुम मेरे पीछे पीछे आते रहना, चलते रहना, बोले तीनों के दर्शन कर लूं, तुम जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेना। लेकिन याद रखना मुर्गा नहीं बोलना चाहिए, मुर्गा बोलने के पहले हाथ का पकड़ना है। मुर्गा बोलने के पहले अगर मुर्गा ने बोल दिया तो तीसरा पहरे अगर खत्म हुआ तो फिर विवाह दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ये है मेरी शर्त। बोले मंजूर है। दोनों बहनें कहने लगी हाँ मंजूर है। बोले तो देर मत करो, बोले जल्दी जाओ, बोले माँ बाप माता पिता के दर्शन करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हो। बोले मेरे भाई भीमाल पेन उठा और माता पिता के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा, और दोनों बहनें भी उठी तो वो भी भीमाल पेन के पीछे पीछे वो भी चली। अब आगे आगे भीमाल और पीछे से दोनों बहनें, कौन, बमलाई और सबलाई। अब चलते चलते भीमाल पेन कहाँ पहुंचा, अपने माता पिता के पास, भूरा भगत और भूतना बाई के पास। अपने माता पिता का दर्शन किया, माता पिता ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भीमाल पेन अपने गुरु जी के दर्शन करने को निकला और ये दोनों लड़की पीछे पीछे चल रही है। गुरु जी के पास पहुंचा भीमाल पेन, गुरु के दर्शन किया। उसके बाद भीमाल पेन अपने बूढ़ा देव का ठाना जाने के लिए प्रस्थान हो गया, बूढ़ा देव का दर्शन करने, और दोनों लड़की पीछे पीछे चल रही है। दोनों लड़की चलते चलते मेरे भाई थक गई, पैर दर्द देने लगे, क्योंकि दोनों लड़कियों ने इतना पैदल कभी चला ही नहीं था। और भीमाल पेन खिलाड़ी आदमी था, व्यायाम योग करने वाला आदमी था, उसको कुछ भी असर नहीं पड़ा। ये दोनों आपस में बोल रही हैं, बोले काय दीदी, बोले इतना पैदल हमने कभी जीवन में नहीं चला था, लेकिन आज चल रही है। बोले तो बोले चलना तो पड़ेगा, अगर दमान बनाना है तो। बोले मेरे भाई चलते जा रही, हिम्मत करके, थक गई बिल्कुल। भीमाल पेन चलते चलते बूढ़ा देव का ठाना पहुंचा। कौन सा बूढ़ा देव ठाना, जो आज भी वो स्थान है, यही जो डोंगरगढ़ के पास जो बूढ़ा देव का ठाना हुआ, यही ठाना। ये जो बूढ़ा देव का ठाना है मड़ावियों का माना जाता है। मुख्य किनका ठाना है, यानी सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन ठाना है मड़ावी गोत्रधारी को, है कि नहीं आप बताइए। मड़ावी लोग, मड़ावियों का माना जाता है। तो वहीं पहुंचा, बूढ़ा देव को दर्शन किया, बूढ़ा देव से आशीर्वाद लिया, और पीछे से ये दोनों बहनें भी पहुंची। अब दोनों बहनें कहने लगी ये भीमाल पेन के परिवार का बूढ़ा देव है, बोले, और हम उसकी बहू बनने जा रही, पत्नी। तो चलो बोले उनके बूढ़ा देव, उनके पुरखा पूर्वजों का दर्शन हम भी कर ले, क्योंकि अब बहू तो बनेगी तो हमें तो पूजा पाठ करेंगे ना इनका। तो ये दोनों बहनें वहां खड़ी हो गई बूढ़ा देव के स्थान में, हाथ जोड़ के दोनों। भीमाल पेन निकल गया बाजू में। अब दोनों बहनें हाथ जोड़ के खड़ी है, तो छोटी बहन थोड़ी चालाक रहती है, हर जगह देखना। छोटी बहन मन ही मन में क्या बोल रही बूढ़ा देव से, बोले बूढ़ा देव मुझे मेरी बड़ी बहन का बड़ा डर लग रहा है, इसलिए तुम एक काम करना, बोले मेरी बड़ी बहन को, बोले तुम कोई भी हालत में कैसा ही करके यही रोक लेना तुम्हारे स्थान में। बोले अगर ये बड़ी बहन यही रुक जाएगी तो फिर मुझे किसी का डर नहीं रहेगा, फिर तो मेरा पति तो बनेगा ही। बोले भीमाल पेन
ये मनोकामनाएं कर रही है छोटी बहन, मन ही मन में। इसके बाद कहने लगी छोटी बहन बड़ी दीदी, बोले बड़ी दीदी थोड़ी देर बैठ ले। क्या बोले थक गई हो? बोले चलो बैठ लेती है। जैसे ही दोनों बहनें बैठी तो फिर कह रही है वो मन ही मन में, बूढ़ा देव उसको यही रोक लेना। थोड़ी देर के बाद में बड़ी दीदी क्या कहती छोटी बहन से, समलाई से, बोले समलाई दीदी मैं तो इतनी थक गई हूँ, बोले मेरी अब चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बोले छोटी बहन ने सोची कि यार बूढ़ा देव रोक ही देता तो अच्छा रहता है। बोले तो एक काम कर बड़ी दीदी, बोले तुम बोले भीमान पेन को आत्मा से पति बना लो बोले, और यही रहना बोले। उन्हीं का ये बूढ़ा देव है, इसी की पूजा पाठ करना, यही की पुजारन भूनकर बैगन बन के रहना बोले। तो बोले कैसे? अरे बोले आत्मा से पति बना लो बोले, बात एक ही है बोले। ऐसा कई प्रकार की बात बता के बड़ी दीदी बमलाई को छोटी बहन ने वही रोक दिया। वो भी कहने लगी ठीक है, तो बोले मैं भीमान पेड़ को आत्मा से पति बना देती हूँ और उन्हीं का ये बूढ़ा देव की पूजा पाठ करूंगी और यही रहूंगी, पुजारन बन के होगी। बोले ठीक है तो रहो बोले। अब बड़ी बहन को छोटी बहन ने वहां रोक दिया बूढ़ा देव के स्थान में। अब छोटी बहन सोची कि अब तो मैं अकेली बची हूँ। बड़ी बहन का डर था तो वो तो यहाँ रुक गई। अब तो मेरा जुगाड़ है, मेरे अलावा तो कोई बनेगा नहीं उसकी पति। मेरे भाई छोटी बहन निकल पड़ी भीमान के पीछे कर दी और बड़ी बहन रुक गई बूढ़ा देव के थाना में। ठीक है, अब छोटी बहन पीछे पीछे जा रही है, आगे आगे भीमान पे नागपुर से, जो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, नागपुर से मध्य प्रदेश के तरफ मतलब छिंदवाड़ा जिला की तरफ जाने लगा। उसी के पीछे पीछे वो भी जा रही है। लगभग नागपुर से 8-10 किलोमीटर दूर पहुंचा भीमान पेन। एक गांव मिला उसको। उसी गांव के अंदर से भीमान पेन बाहर निकलने ही वाला था और पीछे से ये जा रही थी समलाई दाई छोटी बहन। जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंची मेरे भाई, और 4 बजने वाले थे, एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कू करके। जैसे ही मुर्गा ने बोला समलाई दाई को याद आ गई कि अरे बोले तीसरा पहर खत्म हो गया, अब मेरा विवाह भी कैंसल। बोले मैंने बड़ी दीदी को धोखा नहीं की, बोले मैं भी धोखा खा गई। बोले पछताने लगी, कहने लगी कोई भी छोटी बहन बोले बड़ी बहन को कभी धोखा ना दे, बोले नहीं तो खुद भी धोखा खाती है। बोले ऐसा करके पछताती रही और वही गांव में वो रुक गई। कौन से गांव में? जिस गांव का नाम पड़ा है आज कोराड़ी। सुना है ना कोराड़ी गांव? किसने देखा है गांव? जरा हाथ उठा। कोराड़ी गांव आपने देखे हैं? भैया लोग देखे हैं कोराड़ी? हाँ वही कोराड़ी गांव। तो उस गांव का नाम कोराड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि गोंडी में कोराड़ी का अर्थ होता है मुर्गे की आवाज। उस मुर्गे की आवाज से ही उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा है। तो समझ गए? कोराड़ी का हिंदी में अनुवाद होता है मुर्गे की आवाज। तो मुर्गे ने जो आवाज किया उसी आवाज से उस गांव का नाम कोराड़ी नाम पड़ा। वो गांव आज भी है। तो उस समलाई दाई को वहां लोग पहले बोलते थे कोराड़ी दाई। समलाई से नाम क्या पड़ा? कोराड़ी दाई। और अब कोराड़ी दाई को भी छुपा दिया गया लोगों के द्वारा। अब कोराड़ी दाई भी नहीं बोल रहे कोई लोग, समलाई दाई भी नहीं बोल रहे हैं। अब वहां क्या बताया जा रहा है? बोले लक्ष्मी जी आए बोल रहे लोग वहां। कौन से नाम में बदल दिया समलाई दाई को? लक्ष्मी के नाम से बदल दिया गया। जबकि ये किसकी बहन है? बमलाई दाई की छोटी बहन है, जो कोराड़ी गांव में स्थान है। सिर्फ नाम बदल दिया गया। और जो बड़ी बहन है वो कहाँ रुक गई? बूढ़ा देव थाना में। आगे चल करके वही जो बमलाई दाई है उसका नाम बदला गया है मेरे भाई, और उसी को किया गया है बमलेश्वरी। ठीक है ना? ये बमलाई दाई है, बमलेश्वरी। ये 2 बहन है, बमलाई और समलाई। यहाँ की पूजा करने वाली थी वो पुजारन थी। क्योंकि गोंडी समाज में जो आदमी खत्म होता है मरने के बाद उसको देवता बनाया जाता है, और जो महिला होती है उसको मरने के बाद बूढ़ी दाई बनाया जाता है।
तो बूढ़ा देव का स्थान के बाद बमलेश्वरी का स्थान बना है, ठीक है ना। सबसे पहले का है बूढ़ा देव का स्थान, भली उसका मंदिर नहीं था पहले, ठीक है ना, पत्थर भर निशान। तो मरावियों की बमलाई दाई क्या कहलाती थी? अरे भीमालपेन मरावियों का लड़का था, उसको उसने अपने मन से पति माना, तो वो बहू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो मरावी लोग उसको बहू के रूप में मानते थे पहले। और जब वो पेड़ बन गई, मतलब देव बन गई, तो फिर उसको अपनी देवी के रूप में मानने लगे। तो वहां जाते थे जब मरावी लोग, तो वहां जो चेटका था, पत्थर था, उससे मरावियों की मनोकामनाएं पूरी होती थी। मरावी लोगों ने दूसरे लोगों को बता दिया, बोले हमारी जो पुजारन थी, बोले बमलाई दाई, बोले वहां का स्थान में बोले कोई मनोकामना होता करते पूरा होता है। तो पूरे लोगों को पता चल गया, धीरे धीरे सभी लोग वहां जाने लगे, मिन्नत करने लगे, मनोकामनाएं पूरी होने लगी, पूरे दुनिया में वो बात फैल गई। तो पहले मेरे भाई वहां के जो पुजारी होते थे, वहां के जो भूमिका होते थे, बैगा होते थे पुजारी, वो गोंड समाज के हुआ करते थे। ये बाद में बदला गया है। आज भी वहां जो पत्थर है, जो नगाड़ा जैसा बचता था, जब से भूमिकन का हाथ छूटा, वहां से दूसरों लोगों का हाथ लगा, तब से वो पत्थर बनी है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसकी कहानी, इसका इतिहास दूसरे ग्रंथों में दूसरे ढंग से बताया जा रहा है, क्योंकि गोंडों का इतिहास को छुपाया जा रहा है। ये इतिहास गोंडी इतिहास में बातें लिखा है, ठीक है ना। तो समझ गए बमलेश्वरी कौन है? गोंडों की पूर्वज है। धीरे धीरे गोंडी भूमिकाओं को, बेगाओं को वहां से हटाया गया और दूसरे लोगों को पुजारी बनाया गया। और उसकी जो छोटी बहन है वो कोराड़ी में है, समलाई दाई के नाम से, जुड़वा कन्या थी। किसकी कन्या है? जो ग्रोलागढ़ के राजा थे, लोहंडी राजा, उसकी एक लड़की है। ग्रोलागढ़ इस क्षेत्र को बोला जाता था, जो आज भी जो गांव बचा है, जिसको सेवता टोला बोला जाता है। और सेवता टोला में अधिकतर सेवता ही लिखते हैं लोग, लिखते हैं कि नहीं सेवता करते। वही के राजा की ये लड़की है। क्योंकि हम लोग तितर बितर हो रहे हैं ना, इसलिए हमारी चीज को दूसरे कब्जा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। जिस दिन अगर आप एकत्रित हो जाओगे, संगठित हो जाओगे ना, तो अपनी चीज अपने आप आपके हाथ में मिल जाएगी। बहुत सी चीजों को बदला गया है गोंडों के, बदले हैं कि नहीं बदले हैं। जैसे हमारे एमपी में जो जबलपुर जिसको कहा जा रहा है, जबलपुर का असली नाम है कटंगागढ़। क्या नाम है? कटंगागढ़, गढ़ा कटंगा। अभी जो एक होशंगाबाद जिला सुने होंगे, सुने हैं ना होशंगाबाद। होशंगाबाद नाम पड़ा था होशंगा शाह राजा के कारण। तो होशंगा शाह का नाम खत्म करने के लिए, गोंडों का इतिहास को खत्म करने के लिए होशंगाबाद को क्या नाम दिया जा रहा है? नर्मदापुरम। ऐसा करके गोंडों की चीज को खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमको जागना है, हम जागेंगे तभी हमारी चीज को हम बचा पाएंगे। और तितर बितर बटे रहेंगे तो हमारी चीजों को खत्म कर देंगे लोग। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इसलिए मेरे भाई हमको संगठित होना है, एकत्रित होना है। तो ये बड़ी लड़की कहाँ रुक गई? बमलेश्वरी में, मतलब डोंगरगढ़ में। छोटी लड़की रुक गई कोराड़ी में। तो कोराड़ी में जो रुकी, तो वहां मुर्गा के बोलने से उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। तो मुर्गा जो है गोंडवाना का कोटवार माना जाता था। कोटवार समझते हैं ना? कोटवार जो होता है सबको जगाने का काम करने वाला आदमी होता है। कोटवार जाति नहीं होती, याद रखना, एक काम है। लेकिन कई लोगों ने काम के आधार पर जाति बना दी है ना यहाँ लोगों को। कैसे बनाया? और ये बनाने वाले यहाँ के लोग नहीं है, बाहर से आए हुए विदेशी लोग हैं। हम SC ST OBC के जो लोग हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं हम। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने हमको सबसे पहले 3 भागों में तोड़ा, SC ST OBC में। उसके बाद में हमारे बीच में लगभग 6756 जाति बना दिया, काम के ऊपर बनाया। जो बांस का काम करता था उसको उन्होंने बसूर नाम दिया, बसूर है जाति में। जो तेल का काम करता था उसको तेली नाम दे दिया उन लोगों ने, और गोंडों से अलग किया। जो चमड़े का काम करता था उसको चमार नाम दे दिया और गोंड से अलग किया। जब सबकी यही के लोग हैं।
तो इस प्रकार से सबको अलग अलग किया गया। लेकिन मुर्गा ये नहीं जानता कि तू तेली है कि लोहार है कि चमार है कि बसोर है, ये नहीं जानता। वो तो ये जानता है चाहे तुम्हारा काम कोई सा भी हो, लेकिन तुम सब गोंडवाना वाले हो, ये जानता है मुर्गा। इसलिए वो आज चाहे किसी के भी घर में रहे, वो मुर्गा बोलेगा तो यही बोलेगा तू गोंडवाना वाला है तो गोंड कहलाएगा। तो वो आज भी बोलता उठ रे गोंड, उठ रे गोंड, उठ रे गोंड, बोलता है कि नहीं बोलता? क्योंकि जब इस देश का ही नाम गोंडवाना है तो यहाँ रहने वाला गोंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे इस देश को भारत कहते हैं, भारत में रहने वाला आदमी भारतीय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसी प्रकार जो भारत देश है, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 ही खंड धरती को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये 5 खंड धरती में रहने वाले लोगों को ही हम गोंडवाना वाले कहते हैं, क्योंकि उनका देश का नाम है गोंडवाना। तो वहां रहने वाले भी गोंडवाना वाले कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? महाराष्ट्र का आदमी अगर यहाँ आएगा तो उसको कहा क्या कहेंगे? महाराष्ट्र वाला। छत्तीसगढ़ में रहने वाले को छत्तीसगढ़ वाला। ये जातिवाचक शब्द नहीं है गोंडवाना, ये देश का नाम है गोंडवाना। तो मुर्गा को ये मालूम है, इसलिए वो सबको कहता है गोंड। कहता है कि नहीं कहता? गोंड के घर में भी रहेगा वो मुर्गा तो सुबह सुबह 4 बजे कहेगा उठ रे गोंड, उठ रे गोंड, क्यों सोया हो जाएगा। साहू के घर में भी रहेगा तो ये नहीं कहेगा उठ रे साहू, उसको भी कहेगा उठ रे गोंड, क्यों सोया। विश्वकर्मा के घर में भी रहेगा तो उठ रे गोंड, ग्वाल के घर में यादव जी के यहाँ भी रहेगा तो उठ रे गोंड। ये मुर्गा को पता है, लेकिन हमारे गोंडों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि गोंड है क्या चीज। गोंड तो सोच रहे कि जाति है, और दूसरे लोग भी सोच रहे कि ये तो गोंडों की जाति है, जबकि वो भी गोंडवाना ही के है कि नहीं है? सब लोग गोंडवाना के। हम गोंडवाना के मूल निवासी हैं, हमको बाहर के लोगों ने अलग अलग बांटा है। और जब तक हम SC ST OBC के लोग एकत्रित नहीं होंगे, तब तक विदेश के लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, ये पक्का है ना? तो मुर्गा कैसे जगा रहा है, गीत के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है ना? एक गीत बनाया था मैंने आपको बताने के लिए। तो जिसके भी घर में मुर्गा हो तो सुबह सुबह सुन के देखना है, अच्छे गौर से सुनना। वो यही बोलता उठ रे गोंड, ठीक है ना?